वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का रिलेशन भी पिछले टॉपिक से ही है। इसमें आप पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछले टॉपिक में हमने चैप्टर शुरू किया था फिज़िक्स का, लाइट, और उसमें हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स को हमने स्टडी किया था। और इसके अलावा कनकेव मिरर से जो रे डायग्राम्स बनती है इमेजेस की फॉर्मेशन के लिए, वो हमने स्टडी किए थे और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स किए थे। आज हम कन्वेक्स मिरर को पकड़ेंगे। याद होगा आपको, कन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था, दिस इज कन्वेक्स मिरर इफ इट इज पेंटेड लाइक दिस, है ना। अंदर से इसको अगर पेंट किया होगा तो हम इसको कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बड़े सारे इस बात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो हूं, क्योंकि मैं तो रफ़ यूज़ कर सकता हूं। अगर मैं स्केल का यूज़ करूंगा तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। स्कूल में भी टीचर्स जो हैं बोर्ड के ऊपर समझाते हैं, स्केल का यूज़ नहीं करते, अक्सर सीधे मार्कर से ही डायग्राम्स बनाई जाती हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन आपने स्केल का यूज़ करना है। मतलब ये कि अगर सपोज़ करो आपने बना दिया कि ये पोल है और आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस को अगर ड्रॉ करना है जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, और फिर आपको दिखाना है कि उसको हमने पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में यहीं पर पीछे की तरफ होता है। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पीछे की तरफ है, ये पोल है। ओके, तो आपको ये लाइन जो है ये सीधी लाइन बनानी है मेरी तरह। ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, मैंने तो स्केच की तरह बनाया हुआ। ओके, तो इसलिए मैंने डबलिंग भी की है, कई जगह पर 3 बार लाइन आ गई हैं, ऐसे भी है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्केल रखना है आपको और उस स्केल की हेल्प से आपने सीधे एक लाइन जो है यू हैव टू ड्रॉ इट। ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज a convex mirror and this is a ray of light striking the pole। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी पोल के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है, ओके, जब एक सीधी रे पोल के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो लाइट स्ट्राइक करके उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है। इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स। ओके, लेकिन पोल के अलावा जब भी आप कहीं और स्ट्राइक करते हैं, जैसे ये एक रे है, एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे है। ओके, तो अब क्या होता है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ओके, और रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से, ओके, और इसको आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है लाइक दिस। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको आपने पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस कर देना है। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, सेम रास्ते में। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, ओके, एंड रिफ्लेक्ट्स, और ये जो रिफ्लेक्ट करती है इसी को आप पीछे जब प्रोड्यूस करोगे वो एफ के ऊपर मीट करेगी। ये प्रिंसिपल फोकस है। ऐसे ही रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स लाइक दिस, और आपने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है ऐसे डॉटेड। ओके, डॉटेड प्रोड्यूस करना है और ये यहाँ पर मीट करेगी। ऐसे ही इसको पीछे की तरफ डॉटेड प्रोड्यूस करना है और ये यहाँ पर मीट करेगी। सो ये क्या पढ़ रहे हैं आप? वी आर स्टडिंग कन्वेक्स मिरर, वी आर स्टडिंग कन्वेक्स मिरर एंड देयर आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू इट। प्रिंसिपल फोकस, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट स्ट्राइक करती है कन्वेक्स मिरर को और प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है, तो फोकस पे मीट नहीं करती। तो आप क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, सभी रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मीट करेगी। उस पॉइंट को हमने नाम देना है प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आपको याद होगी। अगर मैं इस मिरर का ये मिरर जिसका पार्ट है उस बॉल को लूँगा तो उस बॉल का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये पोल है
ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस कॉन्वेक्स मिरर का। तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे लेक्चर में समझा चुका था। और फोकल लेंथ क्या होता है वो भी मैं बता दूं। फोकल लेंथ होता है P और F के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल P एंड F, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज, इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज फोकल लेंथ। इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये आपका जो अभी अभी हमने किया ये बेसिकली केस 1 था कॉन्वेक्स मिरर का। रे डायग्राम्स आपने बनाई थी, आपको याद होगा कॉन्केव मिरर की 6 रे डायग्राम्स आपने स्टडी की। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 ही बनती हैं, उनमें से पहली ये है और ये केस 1 है। और केस 1 क्या है? केस 1 ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है? इट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये आपका केस 1 है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी, स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और आप उनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज को वो एफ के ऊपर मीट करेंगी। यह आपका पहला केस है। तो इस केस में इमेज कहाँ पर बनेगी? तो इमेज की बात कर लेते हैं। तो इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज जो है ना, क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर मीट कर रही हैं? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा वो भी एक स्टडी करने वाली चीज़ है। पोजीशन ऑफ इमेज तो आपको पता लग गया, इट इज़ एट एफ। तो नेचर ऑफ इमेज याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होगी। द इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज होगा। ओके, एक बात मैंने आपको बताया था, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। ओके, और देखने से ही पता लग रहा है ये डॉट की फॉर्म में है, तो हम लिखते हैं कि ये इसका साइज़ क्या होगा? इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है जी। तो अभी अभी जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? आपने पढ़ा है पोजीशन ऑफ इमेज। लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और आप उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रिंसिपल फोकस पर मिल रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। नेचर ऑफ इमेज क्या है इस केस में? इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ओके, ये था केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हम केस 2 स्टडी कर लेते हैं। केस 2 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। केस 2 में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर लाई करेगा, यानी कि यू हैव टू ब्रिंग इट नियर टू इट। पिछली केसेस में आपने 6 केसेस लिए, पहले सी पर लाया, सी के बियॉन्ड रखा, फिर सी पर लाया, फिर सी और एफ़ के बीच में लाया, फिर एफ़ के ऊपर लाया, फिर एफ़ और पी के बीच में लाया और आपने देखा अलग अलग तरह की इमेजेस की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर सिर्फ 2 ही केसेस देने हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और एक दूसरा केस जो है, इसमें आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ओके, when it is placed between infinity and pole, that means ये भी infinite distance है। तो हम क्या लिखेंगे? object at infinite distance। ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर देना है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देख लीजिए, ये ओके, ये आपका मिरर, ये आपने उसको शेड कर दिया अंदर से ये बताने के लिए कि ये कन्वेक्स मिरर है। इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बीचों बीच पी और सी के बीचों बीच ये है प्रिंसिपल फोकस, ये पी है। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, यहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन आपको पीछे इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, अब आप यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, कहीं पर भी, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। सो लाइट स्ट्राइक्स लाइक दिस। ये रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मैंने आपको बताया। ओके, अब दूसरी रे बनानी है, तो दूसरी रे बनाना ही एक समस्या है।
तो उसको वैसे दोनों बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ से P को स्ट्राइक करें और रिफ्लेक्ट होके वो पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस कर दें। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ से इसको जोड़ें और कर लें। तो मैं ये वाला तरीका कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, पहले देखिए लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, ओके। तो मैंने आपको बताया जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपने पीछे की तरफ एक रे प्रोड्यूस करनी है जो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ये रिफ्लेक्ट हो रही है ना, आप थोड़ी सी बड़ी खींचिएगा। लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, आपने पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसको पोल से स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये इस तरह से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होंगे, ओके। लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स। अब आप क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे, इसको यहाँ पर स्केल रखेंगे और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। तो जब आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे आप देखेंगे ये कहीं यहाँ पर कट लगाता होगा, इस जगह पर। तो इसको आप जोड़ देंगे ऐसे, ओके। ये अगर ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये इमेज है, क्या है इसका नाम, ए डैश बी डैश, ओके। लाइट स्ट्राइक्स रिफ्लेक्ट्स, आपने पीछे की तरफ फोकस की तरफ प्रोड्यूस कर दिया इसको। फिर लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, आपने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगी ये दोनों, तो वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। ये इमेज है, तो आप देख रहे हैं ये इरेक्ट है। तो इमेज जो है वो क्या है, इरेक्ट है। अगर इमेज इरेक्ट होगा तो मैंने आपको बताया कि वो वर्चुअल भी होगा। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इमेज से बड़ा है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट सॉरी image smaller in size, okay, the image is smaller in size। तो ये आपने क्या बताया, ये था नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज देख लीजिए। पोजीशन ऑफ इमेज है F और P के बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन P एंड F। मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ चलेगी, आपने उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है ताकि वो एफ की फॉर्मेशन करे। और दूसरी रे, क्योंकि आपको इमेज बनानी है तो दूसरी रे की भी ज़रूरत होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। लाइट स्ट्राइक कर रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आपने लेना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स, आपने ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है। आप देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे जो आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस करी थी और एफ तक गई थी, और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक जगह पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए डैश। ए डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है। तो ये इमेज जो है देखने से ही आपको पता लग रहा है, इट इज़ इरेक्ट, इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ स्मॉलर इन साइज। ये कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अभी अभी जो आपने समझा वो रे डायग्राम थी किसकी, कॉनकेव मिरर की, सॉरी कन्वेक्स मिरर की, क्योंकि पिछली बार हमने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया था। पहले केस में ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आपने लिया। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी जब आपने लिया तो उसमें इन्फिनिटी से रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई और आपने पीछे की तरफ उनको प्रोड्यूस किया। दे इंटरसेक्टेड ईच अदर एट एफ, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ और पी के बीच का डिस्टेंस इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जहाँ पर ये मीट कर रही है वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, और मीट ये एफ पर कर रही है इसलिए एफ पर इमेज की फॉर्मेशन हुई। तो हमने कहा पोजीशन ऑफ इमेज है एफ एंड नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा तो हाईली डिमिनिश्ड है। और याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है और वो वर्चुअल होती है, ठीक है। केस 2 में ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस आपने लिखा है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है, लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो आपने दिखाया नहीं ना कहीं पर भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी पे है। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस और पोल के बीच में है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो आपको पता नहीं है क्या डिस्टेंस है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाना है। लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फॉर्मेशन करेगा किसकी, इमेज की। तो इस तरह से ये आपका एक टॉपिक जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये एक ही टॉपिक है जो ख़त्म हुआ है। अभी जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसिडर किया जाता है, और इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है, जो भी मैं करवाऊँगा उसका इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होगा
क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो देखेंगे मिरर फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ मिरर फॉर्मूला। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम किसी भी जगह पर हम कुछ स्टडी कर रहे थे तो दो चीज़ें स्टडी कर रहे थे रे डायग्राम्स में। एक हम बोलते थे ऑब्जेक्ट, ओके। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद u। और दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस होता है, जो इमेज की फॉर्मेशन हुई वो पोल से कितना अलग है, मतलब दूर है, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में u से आप इनिशियल वेलोसिटी और v से फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर u से आप रिप्रेजेंट करते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v से आप रिप्रेजेंट करते हो इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है जी। और एक और चीज़ आपने पढ़ी हुई है और वो है स्मॉल f। व्हाट इज स्मॉल f? इट इज़ फोकल लेंथ, स्मॉल f। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला रिलेशन है u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी कि इमेज डिस्टेंस, और स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, v यानी कि इमेज डिस्टेंस, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रिलेशन है उसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और वो किसके बराबर होता है आपको याद रखना है, इट इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। आपने पढ़ा है कि r जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2f के बराबर होता है, यानी कि f जो है वो r/2 के बराबर होगा। अगर मैं f की जगह r/2 पुट कर दूं, अगर मैं f की जगह r/2 पुट कर दूं तो 1/u तो वैसे ही रहेगा, 1/v तो वैसे ही रहेगा, 1/f, f की जगह क्या आ जाएगा r/2, और जब ये r/2 हो जाएगा वो ऊपर जाकर ऐसे बन जाएगा 2/r। तो ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला दो हैं, एक ये है और एक इसी से डिराइव किया हुआ है ये। तो दोनों मिरर फॉर्मूला कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये सबसे पॉपुलर है, आपको ये इस्तेमाल में लाना होता है। मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, वेयर u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, एंड वेयर f इज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द इमेज, और फोकल लेंथ का मतलब तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन P, कैपिटल P दैट इज पोल, एंड कैपिटल F दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। तो अभी अभी जो आपने पढ़ा इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ जो है आपके सिलेबस में वो है किस में मैं आपको बता दूं, वो है न्यूमेरिकल्स में, जो शायद 1-2 लेक्चर्स के बाद अभी हमने न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं। लेक्चर्स को कभी मिस मत कीजिएगा। आपके घर में, आपके बेडरूम में ये लेक्चर चल रहे हैं, आपको बहुत इसका बेनिफिट है। आप घर में बेडरूम में बैठकर इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए स्टडी टेबल में या जहाँ पर भी आप आराम से बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर बैठ के पढ़िए, बजाय इसके कि बेडरूम में आप पढ़ने की कोशिश करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही हम ज़्यादा सीख पाते हैं। तो चलते हैं दूसरा टॉपिक। अभी जो मैंने बताया आपको मिरर फॉर्मूला है। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके, ये दूसरा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़ लिया, इमेज डिस्टेंस पढ़ लिया, फोकल लेंथ पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला क्या होता है पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। लीनियर मैग्निफिकेशन होती है रेशो ऑफ, ध्यान दीजिए, इट इज रेशो ऑफ H2 टू रेशो ऑफ H1। अब आप पूछेंगे ज़रा H2 क्या होता है, तो मैं बता दूं, H1 जो होता है वो होता है H1, इट इज़
height of object. H2 it is height of image. किसी किसी बुक में H1 को HO लिखा होता है, 1 की जगह O लिखा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, H2 की जगह HI लिखा होता है हाइट ऑफ इमेज रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो भी लिखा होता है आप कर सकते हैं। सो H2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज और H1 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो जो है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। एंड वी रिप्रेजेंट लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्मॉल m। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ H2 एंड H1। एक बात, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन सिर्फ इतना नहीं है। लीनियर मैग्निफिकेशन की एक और डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन है इसकी। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन H2 अपॉन H1 होता है, और लीनियर मैग्निफिकेशन की दूसरी डेफिनेशन है ये V और U, V क्या? इमेज डिस्टेंस, और U क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इनका रेशो, इनका नेगेटिव रेशो होता है, मतलब -V/U के बराबर होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज H2 अपॉन H1, लीनियर मैग्निफिकेशन इज -V/U। इसका मतलब है लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 विच इज़ फर्दर इक्वल टू -V अपॉन U। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है H2 अपॉन H1 के बराबर भी है, और लीनियर मैग्निफिकेशन -V अपॉन U के बराबर भी है। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और जो मैं अब आगे लेकर चल रहा हूँ, उसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो आप देखिए। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें। उनमें सबसे पहली बात तो ये है, 3 केसेस हो सकते हैं। केस वन क्या हो सकता है कि H2 जो है वो H1 से बड़ा हो सकता है। ये केस 1 है, H2 H1 से बड़ा हो सकता है। तो अगर इफ़ H2 इज़ ग्रेटर देन H1, तो याद रखिए आप लीनियर मैग्निफिकेशन को ग्रेटर देन 1 ही कंसिडर करेंगे। ये देखिए ना, सिंपल सा रूल है, अगर H2 H1 से बड़ा होगा तो M 1 से बड़ा होगा। केस 2, H2 इज़ इक्वल टू H1। अब H2 और H1 इक्वल हैं तो दोनों कट जाएंगे और M इक्वल टू क्या आ जाएगा, विच मीन्स M इज़ इक्वल टू 1। और तीसरा केस, H2 इज़ लेस देन H1, इस केस में क्या होगा, M इज़ लेस देन 1। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से कम हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर H2 H1 से बड़ा है तो M इज़ ग्रेटर देन 1। अगर H2 H1 के बराबर है, इफ़ H2 इज़ इक्वल टू H1 देन M इज़ इक्वल टू 1। इफ़ H2 इज़ लेस देन H1 देन M इज़ लेस देन 1। क्वाइट सिंपल, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ही टॉपिक है ये। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशो ऑफ H2 एंड H1। और H2 क्या है, इमेज की हाइट, और H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा लीनियर मैग्निफिकेशन V और U का रेशो भी होता है। V क्या होता है, मैंने आपको बताया, इमेज डिस्टेंस, और U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से। तो M है H2 अपॉन H1, M है V अपॉन U नेगेटिव में, तो ये दोनों H2 अपॉन H1 और -V अपॉन U बराबर होंगे, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू -V/U के बराबर हो गया। अब अगर H2 बड़ा है, इफ़ H2 इज ग्रेटर देन H1, तो M इज ग्रेटर देन 1। इफ़ H2 इज इक्वल टू H1 देन M इज इक्वल टू 1, है ना, देन M इज इक्वल टू 1। और इफ़ H2 इज स्मॉलर देन H1 देन M इज लेस देन 1। ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर कभी आपको पता लगे, अगर कभी भी आपको पता लगे कि जो M है वो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, याद रखना। कभी कभी क्या होता है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर व्हेन इमेज इज़ नेगेटिव, आपको बताया जाता है भाई इमेज जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, तो याद रखिए जो मैग्निफिकेशन होती है ना वो भी नेगेटिव होगी, ठीक है जी। व्हेन इमेज इज, आई एम सॉरी, व्हेन द इमेज इज रियल, माफ़ कीजिएगा, अगर इमेज कभी रियल हो, अगर इमेज रियल है तो M हमेशा नेगेटिव होगा। या आपको दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि इमेज जो है रियल होगा। आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल होगा। या आपको बोला जाएगा बेटा इमेज जो है रियल है, तो आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव
इफ इमेज इज रियल, इफ इमेज इज रियल मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। एक बात, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। व्हेन इमेज इज वर्चुअल, अगर इमेज जो है वो वर्चुअल है, इफ इमेज इज वर्चुअल, जैसे इमेज रियल था तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव था, अगर इमेज वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन जो है ना वो पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, एंड वाइस वर्सा डेफिनेटली। मतलब ये कि आपको बोला जाएगा बेटा इमेज वर्चुअल है तो आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, या आपको बोला जाएगा बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आप बोलोगे सर इमेज जो है वो वर्चुअल है, ओके। इफ इमेज इज रियल मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, if image is virtual magnification is positive, if magnification is negative image is real, if magnification is positive image is virtual. So what we studied here, we studied about mirror formula, which is 1 upon u plus 1 upon v plus 1 upon f, okay. It is 1 upon u plus 1 upon v plus 1 upon f, okay. Then we studied about linear magnification. We defined it as the ratio of h2 and h1, where h2 is the height of the image and h1 is the height of the object. Magnification or linear magnification is also defined as the ratio of v upon u, or negative में वो भी, okay, the negative ratio of v by u. So since m is equal to h2 by h1 and m is equal to minus v by u, then we can say m is equal to h2 upon h1 is equal to minus v by u, okay. अगर मैग्निफिकेशन आपको बोला जाता है कि नेगेटिव है, इफ m इज नेगेटिव, आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि इमेज रियल है। इफ़ m इज़ पॉजिटिव, आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि इमेज जो है वर्चुअल है। इसके अलावा इफ़ h2 इज़ ग्रेटर देन h1 देन m इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ h2 इज़ इक्वल टू h1 देन m इज़ इक्वल टू 1, इफ़ h2 इज़ लेस देन h1 देन m इज़ लेस देन 1। ये कंडीशंस हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ये जो आपने अभी पढ़ा है मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, ये अभी और आगे चलने वाला है। ये तो जो मैंने अभी आपको बताया ये सब कुछ तो ठीक है। अगर मैं अब कन्वेक्स मिरर का केस स्टडी करता हूँ, देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, आपको ये टॉपिक्स बड़े काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल करते वक्त, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सिर्फ कन्वेक्स मिरर का केस स्टडी करता हूँ, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर का केस मैं स्टडी कर रहा हूँ, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको क्या बात याद रखनी है वो ये है कि m इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वाई? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि m पॉजिटिव होता है जब इमेज वर्चुअल होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इसीलिए m जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। m पॉजिटिव है, और एक और बात, m इज़ लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज के साइज़ में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा इमेज के साइज़ से बड़ा होता है। ये आपने पीछे कॉन्वेक्स मिरर में आपने पढ़ा, 2 केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के। दोनों ही केसेस में इमेज जो है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा था, इसलिए हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन इज़ लेस देन 1। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो था कन्वेक्स मिरर का केस। अब अगर आपको आ जाए कॉनकेव मिरर का केस, फॉर कॉनकेव मिरर, सो व्हाट अबाउट कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर में क्या होगा? देखो कॉनकेव मिरर में आपको अगर कभी एक कॉनकेव मिरर दिया जाए और आपको मैग्निफिकेशन दिया जाए तो आप पता क्या लिखते हो? आप लिखते हो m इज़ इक्वल टू, जैसे सपोज करो आपको बोला जाता है बेटा मैग्निफिकेशन इज़ 5, तो आप कहते हो सर +5 भी होगा और -5 भी होगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा +-5। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में m प्लस भी हो सकता है और m माइनस भी हो सकता है। उसका रीज़न है, आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में आपने रे डायग्राम स्टडी किए थी, और रे डायग्राम जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने पाया कि बाकी सारे केसेस तो रियल थे, पहले 5 केसेस तो रियल थे, ओके। जब आपने इन्फिनिटी पे रखा था, जब आपने बियॉन्ड सी रखा था, जब ऑन सी रखा था, जब बिटवीन सी एंड एफ रखा था, जब ऑन एफ रखा था, इन सब केसेस में जो इमेजेस थे वो रियल थे। सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज भी बनी थी, इरेक्ट थी वो, ठीक है। तो
इसका मतलब है 5 केसेस में नेगेटिव था m, और एक केस में m जो था वो पॉजिटिव था। ठीक है, तो आपने अभी अभी पढ़ा जो रियल इमेज होती है उसमें m नेगेटिव होता है, और कॉन्केव मिरर के केस में 5 रियल इमेजेस होती हैं, इसलिए वहाँ पर वो नेगेटिव था। तो फॉर कॉन्केव मिरर m is positive if virtual and m is negative when real। अगर वर्चुअल है तो m पॉजिटिव होगा, अगर रियल है तो m नेगेटिव होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया ना, जब आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ बॉडी इज 5, तो आप बोलोगे सर वो +-5 आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में दोनों तरह की फिगर्स बनती हैं, जहाँ पर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब वर्चुअल इमेज होती है, और नेगेटिव कब होता है? जब रियल इमेज होती है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप कॉन्केव मिरर की वो जो 6 डायग्राम्स मैंने आपको बताई थी, आप उन 6 डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले 5 केसेस में जो इमेजेस बनी है वो रियल है, तो इसलिए वो पहले 5 केसेस नेगेटिव होंगे m के, और जो लास्ट वाला केस है वो उसमें इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, इसलिए m जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तो एक बात होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइन जो है m का वो भी आपने याद रखना है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, साइन ऑफ m डिपेंड्स ऑन द साइंस ऑफ h1 एंड h2। साइंस जो होते हैं वो m के हमेशा डिपेंड करते हैं h2 और h1 के साइन के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। आज आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा। व्हाट इज़ मिरर फॉर्मूला? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन v, u एंड f। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। फिर आपने पढ़ा लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है स्मॉल m से डिनोट की जाने वाली एक टर्म है, जो रेशो ऑफ h2 और h1 होता है, या रेशो ऑफ v और u होता है नेगेटिव में। तो इसीलिए हम m को h2/h1 इज इक्वल टू -v/u के बराबर भी लिखते हैं। ऐसे m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। अगर h2 बड़ा हो h1 से, m इज ग्रेटर देन 1। If h2 is equal to h1, m is equal to 1. If h2 is less than h1, then m is less than 1. इमेज अगर रियल है तो m नेगेटिव होता है, इमेज अगर वर्चुअल है तो m पॉजिटिव होता है। ये भी आपने पढ़ा। इसके अलावा आपने उससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था कि कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कॉन्केव मिरर में 2 ही केसेस, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस बनते हैं। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस बनते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। एक है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दूसरा है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो उसमें ये इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये बड़े ध्यान से करने वाले टॉपिक हैं, इसलिए प्लीज़ बड़े ध्यान से कीजिएगा। और लास्ट में हमने पढ़ा कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा m पॉजिटिव होता है और m लेस देन 1 होता है। कॉन्केव मिरर के केस में m पॉजिटिव होता है जब वर्चुअल हो, m नेगेटिव होता है जब रियल हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना पड़ता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर के पहले 5 केसेस रियल के होते हैं और लास्ट वाला केस जो है वो वर्चुअल का होता है। तो इसका मतलब है उसमें नेगेटिव m भी होता है और पॉजिटिव m भी होता है। इसलिए जब आपको न्यूमेरिकल में कभी दिया हो, सिर्फ दिया हो कि एक कॉन्केव मिरर है और उसमें लीनियर मैग्निफिकेशन जो है 5 है, तो आप बोलोगे सर वो +-5 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि +5 वो लास्ट वाले के लिए अगर वो बिटवीन p और f है तब, और बाकी सब के लिए रियल लेना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो बार बार देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ लगाइए। आने वाले समय में ये टाइम जो लॉकडाउन का चल रहा है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करते हैं। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगले लेक्चर सारे इसी तरह से देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बेनिफिट उठा सकें।
मैंने ये चैनल बनाया ही लोगों को फ़ायदा देने के लिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए मैंने ये सोचा था जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं और इस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको भी राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन बेनिफिट्स जो हैं वो फिर भी मुझे कभी कभी लगता है कि उस तरह से वो लोग नहीं उठा पाते। उनको भी राइट है। ज़रूर ये शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, टिल देन, गुड डे।